नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जब हम भारत की आज़ादी की कहानी की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संघर्ष पर ही जाता है। लेकिन उन सैकड़ों रियासतों का क्या, जहां लड़ाई एक नहीं बल्कि दोहरी थी। एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ अपने ही राजा महाराजा। तो आज हम बीकानेर रियासत की कहानी के जरिए ये जानेंगे कि कैसे वहां के लोगों ने साहस, संगठन और बलिदान के दम पर आज़ादी की लौ जलाई। तो सवाल यही उठता है कि रियासतों के अंदर आज़ादी की लड़ाई आखिर थी कैसी। देखिए, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये तो स्थानीय शासकों और उस सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक दोहरा संघर्ष था। लोगों को अपने ही राजाओं से अपने अधिकार मांगने पड़ रहे थे, जो खुद ब्रिटिश सत्ता के नीचे थे। बीकानेर की कहानी इस मुश्किल लड़ाई को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। बीकानेर में ये चिंगारी जली 20वीं सदी की शुरुआत में, जब सामाजिक सुधार के लिए पहला संगठित प्रयास हुआ। ये वो दौर था, समझिए, जब राजनीति की बात करना भी बड़ा खतरनाक माना जाता था। इसलिए बदलाव की जो शुरुआत हुई वो समाज सुधार के पर्दे के पीछे से हुई, और यही वो नींव बनी जिस पर आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। इस संगठन का नाम था सर्वहितकारिणी सभा। स्थापना हुई थी 1907 में। लेकिन जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इसका निकनेम चूरू की कांग्रेस। सोचिए जरा, उस जमाने में कांग्रेस का मतलब था ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी आवाज। तो एक स्थानीय सामाजिक संस्था को यह नाम देना, भाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इससे साफ पता चलता है कि लोग इसे सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक असली राजनीतिक शक्ति के रूप में देख रहे थे। इस आंदोलन के पीछे दो बहुत दूर की सोचने वाले लोग थे, कन्हैयालाल ढुंड और स्वामी गोपाल दास। उन्होंने उस समय के हिसाब से कुछ, कह सकते हैं, क्रांतिकारी काम किए, जैसे दलितों के लिए कबीर पाठशाला और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोलना। आज शायद ये हमें बहुत सामान्य लगे, लेकिन उस युग में जब शिक्षा और सम्मान पर सिर्फ कुछ ही लोगों का हक था, ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। ऐसा करके वो सीधे सीधे सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। समाज सुधार से शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्द ही एक राजनीतिक मोड़ लेने वाला था। 26 जनवरी 1930 ये वो तारीख थी जब पूरे देश में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। ठीक उसी दिन स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर एकदम साफ कर दिया कि बीकानेर भी पूरे भारत की उम्मीदों के साथ खड़ा है। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, ये रियासती शासन को दी गई एक खुली चुनौती थी और एक ऐलान था कि बीकानेर की लड़ाई अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों की नहीं रही। और बस इसी चुनौती के साथ बीकानेर का स्वतंत्रता संग्राम एक नए दौर में आ गया। 1930 का जो दशक था वो सीधे सीधे राजनीतिक टकराव का दौर बना। अब विरोध और दमन का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जितनी जोर से आवाज को दबाने की कोशिशें हुईं, उतनी ही तेजी से प्रतिरोध भी बढ़ने लगा। इस दशक में घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहले 1930-31 में गंग नहर के किसान आबियाना यानी सिंचाई के टैक्स के खिलाफ उठ खड़े हुए। फिर 1931 में तो गजब ही हो गया, जब महाराजा गंगा सिंह लंदन में गोलमेज सम्मेलन में खुद को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव शासक दिखा रहे थे, तो कार्यकर्ताओं ने वहीं पर बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांट दिए और रियासत की सारी पोल दुनिया के सामने खोल दी। जाहिर है, महाराजा के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, तो रियासत चुप कैसे बैठती। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर स्वामी गोपाल दास जैसे कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि दमन से आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। बीकानेर षड्यंत्र केस के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने की बजाय और बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि अब इन बिखरे हुए विरोधों से काम नहीं चलेगा, एक फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और इसी जरूरत से जन्म हुआ बीकानेर प्रजामंडल था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में तो हुई, लेकिन बीकानेर में नहीं बल्कि कलकत्ता में। जरा सोचिए, अपने ही राज्य के लोगों को अपने हक की बात करने के लिए एक संगठन बनाने तक की आज़ादी नहीं थी। ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं पर दमन का स्तर क्या था और उन्हें अपना आंदोलन जिंदा रखने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था। और जो बात सच में काफ़ी दिलचस्प है वो ये है कि इस संगठन को बनाने के लिए समाज के अलग अलग तबकों से लोग एक साथ आए थे। एक तरफ वैद्य मगाहराम, मुक्त प्रसाद और रघुबर दयाल गोयल जैसे नेता थे, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी आचार्य जैसी एक साहसी महिला भी थीं जो इस आंदोलन की एक प्रमुख आवाज बनी।
ये दिखाता है कि ये आंदोलन कितना समावेशी था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की बराबर की भागीदारी थी। प्रजामंडल की स्थापना के साथ ही संगठित संघर्ष का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये एक ऐसा अध्याय था जिसमें न केवल विरोध प्रदर्शन हुए, बल्कि कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक की कुर्बानी देनी पड़ी। ये संघर्ष और बलिदान की एक बेहद मार्मिक कहानी है। प्रजामंडल ने अब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 26 अक्टूबर 1944 को महाराजा शार्दुल सिंह की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। इसका मतलब था कि जगह जगह सभाएं हो रही थी, भाषण दिए जा रहे थे और रियासती सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहे थे। ये प्रजामंडल के बढ़ते असर और जनता के खुले तौर पर सत्ता को चुनौती देने का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। लेकिन सत्ता को ये चुनौती कैसे बर्दाश्त होती? और फिर आई वो तारीख जिसने बीकानेर के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 1 जुलाई 1946 और जगह थी रायसिंह नगर। उस दिन हुआ ये कि प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। लोग बस अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन रियासत की पुलिस ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब गोलियों से दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और इसी गोलीबारी में बीरबल सिंह नाम का एक युवा कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा थामे हुए शहीद हो गया। वो झंडा जो देश की आज़ादी का प्रतीक था, उसे बचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान दे दी। बीरबल सिंह का ये बलिदान इस आंदोलन के लिए एक प्रतीक बन गया, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे राज्य में आग लगा दी। बीरबल सिंह की शहादत के ठीक 16 दिन बाद 17 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बीकानेर को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। इस तरह से एक इंसान की दुखद मौत को पूरे आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली, एकजुट करने वाले प्रतीक में बदल दिया गया। उस दिन को पूरे राज्य में बीरबल दिवस के रूप में मनाया गया। ये सिर्फ एक शोक दिवस नहीं था, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ लड़ने के संकल्प का दिन बन गया। बीरबल सिंह की शहादत ने उन लोगों में भी हिम्मत भर दी जो अब तक शायद चुप थे, और आंदोलन को एक नई जान मिल गई। अच्छा, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ शहरों में राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं लड़ रहे थे। इसके साथ साथ बीकानेर के गांवों में किसानों के आंदोलनों की एक बहुत ही शक्तिशाली लहर चल रही थी, जो सामंती शोषण और भारी भरकम टैक्स के खिलाफ थी। ये स्लाइड उसी व्यापक प्रतिरोध की एक झलक देती है। गंगनहर आंदोलन से लेकर दूधवा खारा और कांगड़ तक किसान अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे थे। हनुमान सिंगारे जैसे नेता बीकानेर रियासत के सबसे बड़े किसान नेता बनकर उभरे। इन आंदोलनों ने प्रजामंडल के राजनीतिक संघर्ष को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती दी, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक शोषण से मुक्ति की लड़ाई भी बना दिया था। और जानते हैं, ये इतिहास सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गया है, ये आज भी इस क्षेत्र के नक्शे पर जिंदा है। बीरबल सिंह के बलिदान को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए इंदिरा गांधी नहर की एक पूरी ब्रांच का नाम बीरबल शाखा रखा गया है। ये इस बात की एक जीती जागती याद दिलाता है कि आज की जो आज़ादी और विकास है, उसकी नींव में कितने ही गुमनाम नायकों का बलिदान छिपा है। बीकानेर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे एक व्यक्ति बीरबल सिंह का बलिदान एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसने हजारों लोगों को प्रेरणा दी और एक पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि बलिदान कभी व्यक्तिगत नहीं होता, वो एक सामूहिक आदर्श के लिए होता है, और यही आदर्श लोगों को आपस में जोड़ता है और उन्हें बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार करता है। बीकानेर के स्वतंत्रता संग्राम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।